हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी काव्य धारा के अंदर हिंदी साहित्य में रीति काव्य धारा के बारे में। रीति काव्य धारा को जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने बना रखा है इसमें कि रीति काव्य धारा को हम 3 भागों में बांटते हैं। रीति सिद्ध काव्य धारा होती है, और ये गलत हो गया है, इसको हम रीतिबद्ध काव्य धारा कहते हैं। और दूसरा होता है रीति सिद्ध काव्य धारा, और जो तीसरी हमारी शाखा होती है वो रीति मुक्त काव्य धारा होती है। इस वीडियो के अंदर हम इन तीनों के प्रमुख कवि, इनके परिचय, इनकी विशेषताएं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें वीडियो को। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें रीति काव्य के बारे में, क्योंकि जो दूसरी शाखाएं हैं वो इसी की उपशाखाएं हैं। सबसे पहले जानना ज़रूरी जाता है हमारे लिए यहाँ पर कि रीति का अर्थ क्या होता है। रीति का अर्थ यहाँ पर बताया जाता है, वो संस्कृत शब्द से इसको लिया गया है, जिसका हम अर्थ मानते हैं मार्ग का होना। कोई मार्ग, जिसमें हम किसी मार्ग के बारे में बात करते हैं, उसे हम रीति कहते हैं, या विधि यानी कि तरीका, प्रणाली, परिपाटी। तो सबका अर्थ यहाँ पे ये निकल के आता है कि कोई तरीका है, या कोई हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई प्रणाली है, मार्ग है, जिसके द्वारा कविता अपना स्वरूप प्राप्त करती है, यह गतिशील होती है और लिखा जाता है और उसको लयबद्ध पढ़ा जाता है। और ये क्या है, एक काव्य का प्रकार है, काव्य का स्वरूप है रीति काव्य। रीति काव्य जो है आधुनिक काल से पहले आता है और भक्ति काल के बाद। भक्ति काल में आप जानते हैं, जैसे कि हमने बात कर रही थी, संत काव्य धारा आती है, फिर सूफी काव्य धारा है, निर्गुण जो सगुण काव्य धारा आती है, उसमें फिर अपने कृष्ण काव्य धारा है और राम भक्ति काव्य धारा है। तो जो उसके बाद काव्य धारा आती है हिंदी साहित्य में, उसको हम बोलते हैं रीति काव्य धारा। तो जो आचार्य शुक्ल हैं वो कहते हैं, उन्होंने इसको एक तरह से पूरी तरह से माना है। कुछ जो विद्वान हैं वो इसको एक स्वतंत्र काव्यधारा के रूप में नहीं देखते, वो उसको उप काव्यधारा के रूप में देखते हैं। मगर जो आचार्य शुक्ल हैं उन्होंने कहा ये अपना आप में एक बड़ी काव्यधारा है, और इसके अंदर उनके अनुसार 2 भाग होते हैं, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। और कुछ विद्वान मानते हैं कि इसमें रीति सिद्ध भी आता है, रीति मुक्त काव्यधारा भी इसमें शामिल हो जाती है कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ उसको अलग ही मानते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर हम क्या समझ चुके हैं कि रीति का अर्थ क्या होता है, और रीति को आचार्य राम शुक्ल ने माना है कि ये अपने आप में एक बड़े व्यापक क्षेत्र है जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। रीतिकालीन कवियों का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या रहा। अब जब हम बात कर रहे हैं तो रीतिकाल के अंदर हुआ क्या, रीतिकाल के अंदर यहाँ पर ख़ास चीज़ जो है, जो राजा थे उनके जो आश्रित कवि थे, उन्होंने राजाओं के अनुसार, उनकी इच्छा अनुसार काव्य रचनाएं करी। जो हृदय में काम की छाप छोड़ना चाहते थे, वो चाहते थे कि जो हम काम करें राजा उस काम का लोहा माने और खुश हो, प्रसन्न हो, और हमारे से खुश होगा तो हमें रखेगा भी और पैसे भी देगा, हमारी जो जीविका है वो इससे ही चलेगी। उनकी रसिका को उत्तेजित करते हुए उन्हें प्रेम के विभिन्न और विशिष्ट सुसंस्कृत पद्धतियों से परिचित कराना था, अन्यथा वे श्रृंगार रस और नायिका भेद को नहीं अपनाते। अब ये नायिका भेद और श्रृंगार रस का प्रयोग यहाँ पर क्यों हुआ? देखो, यहाँ पर उस समय की जब हम बात करते हैं, ये जब शासन था भारत के अंदर, मुगलों का शासन था, और बाकी जो राजा हैं वो मुगलों के अधीनस्थ राजा हैं। तो जो ये राजा हैं इनकी लड़ाई मुगलों से कम होती थी, ना ही आपस में कम लड़ते थे, आपस में भी कम लड़ रहे हैं और कोई बाहर से आक्रमण नहीं हो रहा। जो आक्रमण हो रहा है वो मुगल फौज, मुगल राजा हैं, वो उसको खुद संभाल लिया करते थे। यहाँ पर कहीं ज़रूरत पड़ गई तो इनको बुला ली, क्योंकि ये उनके अधीनस्थ हो चुके थे, सामंत थे, हम ही मानते हैं इनको, अधीनस्थ राजा फिर सामंत थे। तो इनका जो ध्यान था वो युद्ध से हटकर अपने जो हरम बोल सकते हैं उसको, या फिर जो हम कहेंगे जहाँ पे औरतें होती थी, वहाँ की तरफ जो औरतें थी उनकी तरफ इनका ध्यान लगा। युद्ध से हटकर जो फालतू की चीज़ें थी उस सब उन्होंने ध्यान लगाना शुरू कर दिया। इसमें ख़ासकर यहाँ पर यह हुआ कि औरतों के प्रति इनकी जो उत्तेजना पैदा हुई, और इसे हम बोल सकते हैं कि ये हवस टाइप की जो चीज़ हो सकती है वो इनके अंदर पैदा हो गई थी उस ज़माने में। तो इसलिए नायिका भेद का इस्तेमाल किया गया, और जो औरत है, नायिका जो है, जो स्त्री है, उसको सुसज्जित दिखाया गया, मतलब उसका डील डोल कैसा, जो शरीर रचना है, वो सब चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई, क्योंकि वो जो राजा थे उन्होंने औरतों को सिर्फ जो विलासिता की वस्तु मान लिया था उस समय।
इस बारे में डॉक्टर जो साई प्रसाद द्विवेदी हैं वो कहते हैं कि यहाँ साहित्य गति देने में अलंकार शास्त्र का ही जोर रहा, क्योंकि अलंकार जो है इसका खासकर इस्तेमाल किया गया और उसे जिसे उस काल में रीति कवित रीति सुख विरित कहने लगे थे। इन शब्दों को से प्रेरणा पाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही श्रेणी को रचनाओं को वीर काव्य रीति काव्य कहा है। यहाँ से इसका रीति काव्य नाम पड़ गया और फिर डॉक्टर ग्रेसन वगैरह है उन्होंने इसका नाम दिया। तो जिसका काल माना जाता है वो है 1700 से लेकर 1700 संवत मानेंगे हम यहाँ पर, और 1900 संवत के बीच माना जाता है। जब तक जहांगीर उस समय भारत के राजा थे और शाहजहाँ के समय भी इन पे ज़्यादा ये मतलब शाहजहाँ के समय में इनका क्या हुआ, बहुत ही उरूज पे पहुँचे ये रीति काव्य धारा जो है। जैसे ही शाहजहाँ का अंत हुआ, जो मर गया शाहजहाँ चल के आगे, फिर जो बाद में हम देखते हैं कि जो दूसरे राजा है वो संभाल नहीं पाए भारत को भी, और वो जैसे भारत का जो हम देखेंगे फिर भारत गुलाम बन जाता है अंग्रेज़ों का। इस तरह से जो हिंदी की रीति काव्य धारा है इसका भी अंत हो जाता है, क्योंकि जो राजा है वो कमज़ोर हो गए, ख़त्म हो गए बहुत सारे। शाहजहाँ के समय से ही रीति काल का प्रारंभ देखने को मिलता है, हमें बात हमने देख ली है। इस बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, श्रृंगार वर्णन को बहुत से कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया था। क्योंकि यहाँ पर ये इस बारे में इसलिए मत देते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, क्योंकि उस समय जो कवि थे उनको मालूम था कि राजाओं को पसंद क्या है। सिर्फ उनको पसंद था राजाओं को रसलियाँ मनाना या फिर जो औरतें हैं उनके साथ रहना, जो चीज़ें करनी थी गलत काम, वो सारे काम राजाओं को पसंद थे उस समय, क्योंकि वो युद्ध से बिल्कुल आज़ाद थे, मुक्त थे और समय था उनके पास ये चीज़ें देखने का। तो वो पढ़ने का समय था, देखने का समय था, तो कवियों को मालूम था कि हमें राजा पसंद क्या है। तो राजाओं को वो जो औरतों के बारे में लिखना, शीलता कामुकता पूर्ण वर्णन औरतों का वो करते थे। इसलिए इन्होंने कहा कि अश्लीलता तक पहुंच चुकी थी सीमा काव्य के अंदर होते हुए भी। इस प्रकार जनता की रुचि नहीं है। अब जो जनता की रुचि जिस चीज़ में है, जो गलत चीज़ें हैं, वो जो राजा हैं उनकी रुचि थी, जिनके लिए वीरता और कर्मण्यता का जीवन बहुत कम रह गया था। जो वीरता तो थी नहीं इनके पास, लड़ना था ही इनको आपस में कहीं पर भी। फिर चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, समझ रहे हमने। तो इसके लिए जो आश्रय था कवि थे उन्होंने किस चीज़ का इस्तेमाल करा, अलंकार, निरूपण, विवेचन, नायक नायिका भेद तथा नखशिक वर्णन, मतलब औरत मर्द की जो औरत आदमी है उसके बीच के संबंध है उनको दिखाना, फिर जो औरत की जो बॉडी है वो किस तरह से है, सब चीज़ों को दिखाना कि शरीर रचना कैसी है, ऊपर से अंदर तक सब कुछ, मतलब उनकी जो अश्लीलता थी उन्होंने पूरी तरह रखी थी कवियों ने ज़माने के अंदर। मगर इस समय हम क्या देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं रीति मुक्त कार्यधारा होती है, उसी तरह से कुछ कार्यधाराएं दूसरी चल रही होती हैं यहाँ पर। इसमें होती है भक्ति परक, जिसमें भक्ति से संबंधित काव्य रचनाएं होती हैं। दूसरी होती है नीति परक, जिसमें नीति परक चीज़ होती हैं, वीर काव्य, प्रकृति, राजा प्रशस्ति, वैदक और चिकित्सा तथा ज्योतिष। ये कथाएं साथ में चल रही हैं, मगर इनका प्रभाव इतना नहीं है और ना ही इनके अंदर इतनी ऐतिहासिक काव्य रचनाएं की गई। मुग़ल शासन में अब हमें ये चीज़ भी देखने को मिल जाएगी यहाँ पर कि मुग़ल शासन था उस समय, क्योंकि शाहजहाँ के समय तो था ये उरूज पे था अपनी पूरी तरह से। तो फ़ारसी जो मसनवी होती है, ख़ासकर फ़ारसी मसनवी जो होती है उसमें भी राजा की तारीफ़ की जाती है और जो अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी तारीफ़ की जाती है। तो यहाँ पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है और जो साहित्य में ख़ासकर मसनवी है और फ़ारसी भाषा उसका प्रभाव भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमने समझ लिया, परिचय समझ लिया कि हम रीति काल क्या है, रीति काल का जो शब्द है रीति उसका अर्थ क्या है, शुरुआत कब हुई इसकी। अब हम देखेंगे नामकरण। सबसे पहले इसका नामकरण जो किया वो डॉक्टर ग्रेसन ने किया था इन्होंने। फिर बाद में डॉक्टर हमारे जो आचार्य हजारी प्रसाद रामचंद्र शुक्ल जो हैं उन्होंने ही यहाँ से इसको ग्रहण किया। रामचंद्र शुक्ल ने कहा रीति काल और मूलक प्रवृत्ति मूलक काम दिया इसको, और हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगरेंद्र ने इसका समर्थन किया। विश्वनाथ प्रसाद कहते हैं श्रृंगार काल, क्योंकि श्रृंगार रस का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है यहाँ पर, स्त्री को या फिर राजाओं को खुश करने के लिए, दिखाने के लिए इसके बारे में इस तरह से इस्तेमाल किया है। मिश्रविद्दु कहते हैं अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल, उत्तम अलंकृत काल, दो कालों में उन्होंने बांटा है इसको। और त्रिलोचन जी कहते हैं इस बारे में अंधकार काल। अंधकार काल क्यों, क्योंकि कवि बिल्कुल अंधे हो चुके थे, जो राजाओं को पसंद था वही लिखते थे, अत्यधिक कवि, सारे नहीं अत्यधिक कवि। फिर आते हैं इसमें रमाशंकर शुक्ल, जिसको रसाल कहा जाता है आम भाषा में। इन्होंने कहा कला काल, कला का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ, अलंकारों का या फिर रस का इस्तेमाल किया गया इस वजह से। रीति काल के बारे में क्या कहा था कि विभिन्न
शाखाएं हैं इसकी, जैसे कि हम बात करी पीछे दिखाया था मैंने पहले स्लाइड के अंदर ही। भक्ति रीति बद्धकाल है, रीति सिद्धकाल है। कुछ विद्वान मानते हैं कि 2 हैं, कुछ मानते हैं कि 3 है, जिसमें तीसरी है रीति मुक्तकाल। रीति मुक्तकाल जो यहाँ पर है। अब आगे हम चलते हैं, तो पहले देखेंगे सबसे पहले हम रीतिबद्ध काल के बारे में। ये जो वीडियो है रीतिबद्ध काव्यधारा तक चलेगी, इसके बाद में जो हम बात करेंगे रीति सिद्ध और रीति मुक्त अलग वीडियो में बात करेंगे। रीतिबद्ध कवि वे कवि थे। अब यहाँ पर रीतिबद्ध कवि कौन थे? वे कवि थे जो संस्कृत के जो काव्यांश थे उसके आधार पर उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे, उसी को उन्होंने अपना बेस बनाया और लिख डाला। मतलब जो नायक नायिका थे पहले के, उन्हीं को उन्होंने माना कि हाँ यही चीज़ है, मगर उसमें उन्होंने थोड़ी सी अश्लीलता जोड़ डाली, नारी का चित्रण उन्होंने करना शुरू कर डाला, और प्रकृति है, धर्म है, उन सब चीज़ों को वो भूल गए थे वहाँ पर। और इन्होंने चाहा कि जो संस्कृत के आचार्य हैं उनके बराबर हम पहुँच जाएं, मगर ये पहुँच नहीं पाए क्योंकि इनमें सोचने की क्षमता कम थी थोड़ी। यहाँ पर लक्षण प्रस्तुत करे और सुंदर उदाहरण जुटाए दिखाया उन्होंने। अपने जो काव्यांश है संस्कृत काव्यांश के आधार पर उन्होंने लिखा, आचार्य बनना चाहा, पर ये सब कुछ असफल हुआ। इन कवि के जो अन्य नाम होते हैं वो शास्त्र कवि, कवि शिक्षक है, या फिर आचार्य कवि इनको कहा जाता है। आचार्य कवि कहा गया मगर ये सफलता नहीं पा पाए इस बारे में। इसलिए जो डॉक्टर नगरेंद्र हैं वो कहते हैं इनको रीतिकार या फिर आचार्य कवि उन्होंने नाम दिया। इन कवियों जो प्रमुख हैं वो केशवदास, चिंतामणि, देव मतीराम, पद्माकर और श्रीपति आदि नाम इनके प्रमुख हैं जो रीतिबद्ध काव्यधारा के अंदर आते हैं। फिर इसमें आती हैं विशेषताएं। आप देखेंगे इसकी विशेषताएं क्या है। रीति ग्रंथों का निर्माण, सबसे पहले रीति ग्रंथों का जो निर्माण उन्होंने करा वो संस्कृत शास्त्रों के आधार पर उन्होंने करा था। अपनी तरफ से उन्होंने इस्तेमाल करा, मगर जो आधार उनका रहा वो वही रहा कि संस्कृत ग्रंथ पहले थे, उसी को उन्होंने अपना आधार बना के लिखा, और उसके अंदर इन्होंने उसको सुसज्जित बहुत ज़्यादा करा। कई तरह के रसों का इस्तेमाल किया, खासकर इसमें श्रृंगार रस है, अलंकार जो है वो कविते हैं, सवे हैं, सौरठा नाम के जो कवि होते हैं इनको इस्तेमाल करा, और जो नायक भेद हैं उसका इन्होंने खास कर इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करा। इसका सबका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मुक्तक काव्य की रचना करी। इनके जो प्रमुख कवि हैं वो हैं चिंतामणि, भूषण देव, भिखारी दास आदि। संस्कृत के जो, अब इन्होंने जो संस्कृत के जो बताया मैंने आपको अभी कि संस्कृत के विधानों का इस्तेमाल करा, इन्होंने जो लिखते चले आ रहे थे उन्हीं का उन्होंने बेस बनाया, अपना आपको उधार बना के लिखा। तो उसमें जो संस्कृत के जो लेखक हैं वो भामा, दंडी, मम्मट, राजशेखर आदि हैं, और इन्होंने चाहा था कि आचार्य बन जाएंगे हम भी, इतनी अच्छी रचनाएं करेंगे, राजा भी खुश हो जाएगा हमसे, मगर ये सफलता ना पा सके। इसके पीछे वजह क्या रही कि सूक्ष्म विवेचन मतलब सोचना समझना, जो अपनी नज़रिए का इस्तेमाल करके इंसान लिखता है उस चीज़ को। कमी क्या रही, क्योंकि जो राजा ने चाहा वो उनको पसंद वही था राजाओं को, तो उन्होंने वही चीज़ लिखी, खुद सोच के कुछ नहीं लिखा ज़्यादा खास। शक्ति, फिर आता है मौलिकता का भाव, क्योंकि मौलिकता के भाव भाई जब बात आप कर रहे हो स्त्री के बिल्कुल एक तरह से उसको दिखाना चाह रहा हो नग्न अवस्था के अंदर, तो वो चीज़ सही नहीं, तो वो मौलिकता हो जाती है, अभाव हो गया इसके अंदर। इसलिए ये सफलता नहीं पा सके, आचार्य कवि ये नहीं बन सकते, संस्कृत काव्य के कवि थे। तो पहले उन्होंने यही करा कि रीति ग्रंथों का निर्माण करा संस्कृत काव्य शास्त्र के आधार पर। इसमें इन्होंने कई प्रकार के रस इस्तेमाल किए, इसमें खासकर श्रृंगार रस था, अलंकार में कवित सवय इस्तेमाल किया गया, और जब दिखाया गया, चित्रण किया गया, उसमें नायक और नायिका भेद दिखाया गया कि आदमी और बीच का संबंध कैसा होता है, उसको भी उन्होंने अश्लीलतापूर्वक दिखाया और विश्लेषण करी मुक्तक काव्य की इस तरह से। अब दूसरी जो विशेषता है वो ये है यहाँ पर कि श्रृंगार निरूपण, श्रृंगार के अंदर उन्होंने श्रृंगार का इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करे, और ख़ास प्रवृत्ति यही पे रही। अब इसमें क्या बात की जा रही कि जो राधा कृष्ण हैं मात्र विलासी नायिका बनकर रह गए थे, यानी कि जहाँ पर वो जहाँ हम देखते हैं कि भगवान राम हैं, कृष्ण हैं, उनकी राधा कृष्ण जो हैं उनकी पूजा की जा रही है, उन्होंने उनको आस्था के तौर पर बिल्कुल भी नहीं लिया। न ये दिखाया कि अभी ज़माने में राजा रहे, कुछ और दिखाना चाहा, नहीं, इन्होंने दिखा दिया सिर्फ कि ये एक नायक आदमी है और औरत है, जो उसके बीच का संबंध है, उन्होंने सिर्फ ये दिखाना चाहा इसके अंदर भी। और जो ख़ास रस रहा इसके अंदर वो श्रृंगार रस रहा इसके अंदर, ये है। और इसके अंदर जो यहाँ पर देखो, जब हम बात करेंगे इसमें, तो उन्होंने दिखाया कि राजा ताकतवर है और जो नारी है वो उसके पीछे पागल हुई पड़ी है, मिलना चाहती है उससे। तो इसके लिए उन्होंने क्या दिखाया, संयोग का इस्तेमाल करा, संयोग चित्रण बहुत ज़्यादा करा है, और वियोग इनके जो काव्य धारा है कि जो कवि हैं उसमें देखने को बहुत ही कम मिलता है हमें कि कहीं पर वियोग का भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि राजा ने
पा लिया है स्त्री को। और वियोग का वर्णन बहुत कम है, मार्मिकता का अभाव है, क्योंकि ये अश्लीलतापूर्वक काव्य रचना करते हैं। संयोग में दिखाते हैं कि सूरत विपरीत रहित हास परिहास का वर्णन मिलता है कि जीत गया, जब खुश हो गया बहुत ज़्यादा, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें। फिर आता है रचनात्मक प्रदर्शन। जो रचना प्रदर्शन है, इसमें उन्होंने दिखाया कि जो राजा है वो बहुत ताकतवर है, बहुत अच्छा इंसान है। उसको आज वो दिखाना चाहा कि बात को घुमा के बोल डाला, स्त्री की बात को कहना है कि लगी भी नगद बोल रहे हो और साथ उन्होंने बोल डाला। इसके लिए इन्होंने बहुज्ञ का प्रश्न भी करा यहाँ पर साथ साथ। और जो साहित्य ये था विषय है, उसके बाद हम बताते हैं कि कुछ विषय जो रचना है इनके बारे में की गई थी। ज्योतिष है, गणित है, और बहुत कम देखने को मिल जाती है। मगर जो ये चमत्कारिक प्रदर्शन जो बात कही जाती है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि रीति काव्य जो है ये जो कवि थे, दरबारी थे, और ये जो है राजाओं को दिखाई देते सर्वश्रेष्ठ, बुद्धिमान, समझदार, पवित्र इंसान, अच्छा इंसान दिखाने की कोशिश करते थे ये। इनका जो फिर अगली विशेषता आती है काव्य रूप। काव्य रूप में तो हम जानते हैं मुक्तक शैली का इस्तेमाल किया गया है, मुक्तक काव्यधारा का इस्तेमाल करते हुए लिखा है, जिसमें खासकर जो अलंकार हैं, कवित हैं और सवैया है, बताया मैंने आपको, सोरठा भी इसमें आता है। और इन्होंने इस तरह की जो रचनाएं करी, रीति काव्य की रचनाएं इन्होंने क्यों करी? क्योंकि जो राजा थे उन पर समय नहीं था, वो चाहते ही नहीं थे, समय था भी तो चाहते नहीं थे सुनना, और ना धैर्य था उनमें, क्योंकि वो युद्ध से आलस आ चुकी थी उनको, अब उनको चाहिए था ऐशो आराम। इस बारे में जो बिहारी हैं, बिहारी ने लिखा, इसके अंदर इस्तेमाल किए गए थे दोहा, छंद के सिर्फ समस्तों में अधिक अर्थ व्यक्त करने की कला को विकसित किया। ये जो हजारी हैं, इन्होंने इसको उत्पन्न किया था उस समय। फिर आता है प्रकृति वर्णन। प्रकृति वर्णन बहुत कम है यहाँ पर। इसके लिए खासकर ये आलम्बन और उद्दीपन का इस्तेमाल करते हैं, मगर आलम्बन ज़्यादा है, उद्दीपन बहुत कम है यहाँ पर। प्रकृति वर्णन कम है यहाँ पर। जो आकर्षण केम है, वो जो नारी है वो ज़्यादा थी, और जो कम ध्यान गया प्रकृति के ऊपर चला गया। वैसे ज़्यादा ध्यान नहीं गया, ना धर्म के बारे में लिखा ना कुछ, सिर्फ नायक नायिका भेद, उनकी दशाएँ, उनका मिलन, मिलना जुलना, खत जो भेजना, सब चीज़ें करना, ये सब चीज़ें उन्होंने लिखी हैं उसके अंदर। और वियोग को उन्होंने बहुत कम दिखाया, और जब संयोग दिखाया कि बहुत अच्छा चित्रण दिखाया कि बहुत अच्छा माहौल बन जाता है मिलने से। फिर अलंकार है, अतिशय अलंकरण का की प्रवृत्ति, मतलब अलंकार का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। अलंकार में सजा के लिखा जाता है चीज़ों को। डॉक्टर राजकुमार ने इस काल को कलाकाल और विद्वानों ने इसको अलंकृत काल की संज्ञा दी, वजह से दी उन्होंने, ये इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अलंकारों का सार्थक मनोरम प्रयोग किया गया। और अलंकार के बारे में से हम कहते हैं कि साधन होता है, ये इस्तेमाल होता है, एक साधन है हमारे लिए कविता को लिखने का, मगर यहाँ पर वो बात है ही नहीं, यहाँ उल्टा हो गया, ये साध्य बन गया। यानी जो कविता की रचना की गई वो सिर्फ अलंकारों की नहीं की गई, अच्छे से अलंकार इस्तेमाल कर सकें, इसलिए कविता की रचना की गई थी खासकर इस ज़माने में। फिर भाषा जो है वो ब्रज भाषा, जैसे हम जानते हैं क्षेत्र कौन सा है यहाँ पर, और ब्रज भाषा का ये स्वर्ग युग कहा जाता है, क्योंकि ब्रज भाषा का इस्तेमाल इसलिए किया गया था क्योंकि इसके अंदर अलंकार हैं, फिर हम देखेंगे रस हैं, उनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है दूसरी भाषाओं के विपरीत देखें तो हम यहाँ पर। और जो साल हमने साल देखा था वो 1700 से लेकर 900 तक था, तो 2 साल तक उन्होंने इस्तेमाल किया, मगर प्रभाव यहाँ पर फिर भी फारसी का रहा, कि मुग़ल राजा थे वो सबसे बड़े ताकत में थे यहाँ पर उस ज़माने में, प्रभाव रहता है। विशेषता जो अगली है वो आज जाता हूँ कि प्रशंसा और राज प्रशस्ति। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि राजाओं के कवि थे, ये दरबार में थे, दरबारी थे, तो इसलिए राजाओं की ये चापलूसी करना, तारीफ़ करना, वो बातें करते थे ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, क्योंकि राजाओं पे ये आश्रित थे। फिर आता है नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण। ये सबसे बेकार चीज़ थी इनके अंदर, नारी के प्रति दृष्टिकोण जो इनका था, क्योंकि ये सिर्फ एक औरत आदमी को सिर्फ तरह दिखा देते, माँ बेटे का रिश्ता कोई नहीं था, ना भाई बहन का रिश्ता इनके यहाँ पर, सिर्फ एक औरत थी, एक आदमी था, जो उनके बीच प्रेम का रिश्ता था, जिनका मिलन होना था, जो चीज़ हो सकती हैं। नक्शिक वर्णन मतलब उसका हाव भाव, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको दिखाना, सारा जो उसका स्वरूप है सब कुछ दिखाना, इसके अंदर वो इस्तेमाल करते थे। तो स्त्री को समय के अंदर भोग विलास की वस्तु माना जाता था, उसको कामुक दृष्टि से देखते थे ये, और शरीर के बारे में रचना करते थे ये। वहीं पर हम देखिए जो मुक्त काव्यधारा के कवि जो होंगे वो स्त्री को पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं एक तरह से। इस बारे में कहते हैं हरिप्रसाद द्विवेदी कि यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है।
फिर आगे जो हमारा देखते हैं, इसमें हम जो प्रमुख कवि हैं वो हैं चिंतामणि, मतीराम देव, पीछे विशेषताएँ हमने देख ली हैं। भिखारी दास, जसवंत सिंह। इसमें से केशव दास की रचनाएँ हैं कवि प्रिया, रसिका प्रिया, रामचंद्रिका, जहांगीर, जस चंद्रिका। अब पता चल जाएगा कि जहांगीर के समय भी ये जो काव्यधारा थी अपने काम कर रही थी, लेकिन इसमें रचनाएँ हो रही थी। चिंतामणि कविता जो हैं वो रचनाएँ हैं कवि कुल, कल्ल, पतरु और पिंगल। देव की प्रमुख रचनाएँ हैं भाव विलास, विलास आई गए यहाँ पर, भवानी विलास, कुशल विलास, जाति विलास और शब्द रसायन। जो पद्माकर हैं उनकी रचनाएँ यहाँ पर होती हैं जगत विनोद और पद्माभरण, और कवि कल्पद्रुम व अनुप्रास विनोद श्रीपति की ये रचनाएँ हैं यहाँ पर। तो ये कुछ प्रमुख कवि हैं इनके अंदर। और इसमें कवि जो आएंगे वो हज़ारी भी आते हैं, शामिल होते हैं। हज़ारी के 10 सत नाम से उनकी रचनाएँ आती हैं, मतलब 700 उन्होंने छंद लिखे हैं, उसके अंदर वो रचना उनकी सबसे प्रमुख है और एकमात्र रचना उनकी वही है। तो ये हमारे पहली भाग है वीडियो का, ये कंप्लीट होता है यहाँ पर। आपसे उम्मीद करते हैं कि चैनल को हम सब्सक्राइब करो, नए हैं तो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब हम बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।